नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। कन्या लगन की कुंडली उन जातकों की होती है जिनके प्रथम भाव में लग्न में 6 नंबर की गिनती होती है। तो कन्या लगन होता है, इस लगन का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? बुध होता है। कन्या लगन का स्वामी बुध है, यानी बुध इस कुंडली में परम कारक ग्रह में आ जाता है। परम कारक ग्रह, कारक पहले किसको बोलते हैं? लग्न के स्वामी को, पंचम के स्वामी को और नवम भाव के स्वामी को कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे लगन का स्वामी बुध हुआ, पंचम का स्वामी कन्या लगन की कुंडली में शनि हुआ और नवम का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? शुक्र हुआ। तो ये इस कुंडली में कारक ग्रह हो जाते हैं और ये कारक ही रहेंगे। अच्छा, इसी लगन में हम अगर देख लें, शनि जो है पंचम का भी स्वामी है, खष्टम का भी स्वामी है, एक अच्छे और एक बुरे भाव का। तो हम कब शनि को कारक का फल लें और कब मारक का फल लें? देखिए, अगर शनि इसी छठे भाव में ही बैठा हुआ है तो शनि छठे भाव का स्वामी होने का फल देने लगेगा। लेकिन अगर शनि छठे भाव में नहीं है, यानी अपनी मकर कुंभ राशि में नहीं है, तो कहीं भी हो करके वह अपने मकर राशि के गुण अनुसार कारक ग्रह बना रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। किसी भी ग्रह के लिए अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो आप जानिए कि वह ग्रह कारक ही रहेगा। अगर कारक भाव का यानी पंचम का, नवम का स्वामी है तो वह कारक ही रहेगा। अकारक तभी बनने का प्रयास करेगा जब अपनी उस आकारक वाली राशि में बैठा होगा। तो यहाँ पे हमें ये 3 ग्रह कारक मिलते हैं। बुध परम कारक क्यों हुआ इस कुंडली में? क्योंकि बुध इस कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में, एक केंद्र का स्वामी होता है दशम भाव का और एक त्रिकोण का स्वामी होता है, लग्न त्रिकोण में भी आता है। तो बुध यहाँ पर 2 तरीके से परम कारक हो रहा है। एक तो ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है, उसका स्वामी बुध है। दूसरा, अगर हम इसे सिर्फ त्रिकोण माने तो इसका त्रिकोण हो गया और इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो इन दोनों का स्वामी होके इस लगन में बुध परम कारक ग्रह है, परम योग कारक है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। कन्या लगन की कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी बुध होता है, द्वितीय भाव यानी धन का स्वामी शुक्र होता है, तृतीय भाव यानी पराक्रम का कारक या स्वामी मंगल होता है, सुख भाव का स्वामी गुरु होता है, संतान और विद्या का स्वामी शनि होता है, कन्या लगन में शत्रु का भी स्वामी शनि होता है, दाम्पत्य का, हमारे जीवन साथी का स्वामी गुरु होता है, मृत्यु का स्वामी मंगल होता है, भाग्य का स्वामी शुक्र होता है, कर्म का स्वामी बुध होता है, आय का स्वामी, लाभ का स्वामी चंद्रमा और व्यय का स्वामी मंगल होता है कन्या लगन की कुंडली में। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से अभी वीडियोस देख रहे हैं, अपनी कुंडली पे मिलान करना चाहें तो उनको पता रहे कि हाँ, अगर कन्या लगन किसी का है या उनका है तो किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब यहाँ पे बुध हमारा प्रबल कारक हुआ। कारक हमने नोट कर लिया, मारक नोट करिए। मारक किसको बोलते हैं? मारक में द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी को मारक बोला जाता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शुक्र। द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र। और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? गुरु है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आती है कि यहाँ पर शुक्र हमें मारक कारक में भी मिल गया और मारक में भी मिल गया। अब हम क्या करें? अब इसका इसका निर्णय कैसे करें? देखिए, एक तो सिद्धांत होता है मूल त्रिकोण राशि का, लेकिन चूंकि अगर हम हर लगन में 3 ग्रह कारक होंगे ही होंगे,
उन 3 ग्रहों को कारक मानना ही मानना है। अब यहाँ पे अगर हम शुक्र को हटाएंगे तो हमारे पास 2 ग्रह बचेगा। शनि भी छठे का स्वामी है, शनि को हटा देंगे तो अकेला बुध बचेगा। और ज्योतिष का नियम यह कहता नहीं है कि किसी लगन को 3 कारक ग्रह मिल जाएंगे और किसी को 1 मिलेगा, 2 कट जाएंगे। यानी जो हमारे 3 कारक ग्रह इन लगन, पंचम और नवम के स्वामी आए हैं, आप उनको हमेशा कारक ही कंसीडर करेंगे, उनको हमेशा आपको कारक कंसीडर करना है, क्योंकि मारक जो आपको निर्धारित करना है उसकी मैं दूसरी विधि आपको बता रहा हूं। किसी भी लगन की कुंडली में कोई ग्रह जो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इनमें से 2 भावों का जो स्वामी होगा वही आप मारक जानेंगे। और जब आप इस विधि से निकालते हैं तो जो आपका कारक ग्रह आया है वह मारक में नहीं आएगा। चलिए इस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है इस कुंडली में? कन्या लगन की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा है? शुक्र है, तो शुक्र हो गया। तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल। छठे भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? शनि। 7वें भाव में 12 नंबर है तो स्वामी कौन हुआ? गुरु। अष्टम भाव में कौन सा है? 1 नंबर यानी मेष राशि यानी मंगल। एकादश भाव में कौन सी गिनती है? 4 यानी चंद्रमा। द्वादश भाव में कौन सी गिनती है? सूर्य। अब इसमें से कौन सा ग्रह रिपीट हुआ है? मंगल रिपीट हुआ है। मंगल इनमें से 2 भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे प्रबल मारक हमारा कौन सा बन गया? मंगल बन गया। और दूसरा गुरु भी बनेगा, क्योंकि गुरु कहीं से कारक नहीं आया है। अगर कोई ग्रह एक जगह से कारक है तो उसे आप मारक तब तक नहीं कंसीडर करिए जब तक वह अपनी मारक वाली राशि में ना बैठा हो। अब जैसे इसी लगन में शुक्र कारक रहेगा, मारक का प्रभाव तब देगा जब शुक्र द्वितीय भाव में ही बैठेगा। वो भी मारकत्व तो कैसा देगा? धन से संबंधित तकलीफ देगा ही नहीं, अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ शारीरिक कष्ट दे सकता है। अगर मारक पीड़ित है तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट देगा। अगर मारक पीड़ित नहीं है तो वो सिर्फ शारीरिक कष्ट देके आपको छोड़ देगा, आपका व्यवसाय नहीं बर्बाद करेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बर्बाद करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को डामाडोल नहीं करेगा। मारक सिर्फ शरीर को कष्ट देके निकल जाएगा, लेकिन अगर वही मारक पीड़ित होगा तो वो आपके जीवन को चारों तरफ से पीड़ित कर देगा। तो इस कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में, एक तो मंगल प्रबल मारक होगा, दूसरा गुरु होगा और एक चंद्रमा मारक होगा। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी एकादश भाव का स्वामी है। इनमें से 2 भावों का स्वामी तो नहीं है चंद्रमा। चंद्रमा 2 भावों का स्वामी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक ही राशि है। इसी प्रकार से सूर्य भी इनमें से 2 भावों का स्वामी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भी एक ही राशि है। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा का एक ही राशि से डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 12th का लेने के बजाय हमने 11th का क्यों ले लिया? सूर्य यहाँ पर समग्रह हो जाएगा। अगर कोई ग्रह सिर्फ 12वें भाव का स्वामी है, जैसे इस लगन में सूर्य और सिंह लगन में चंद्रमा, अगर सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक 12वें भाव का स्वामी है तो वो सम हो जाएगा, कारक मारक नहीं रहेगा, सम फल देगा। दूसरा, अगर कोई ग्रह 12वें भाव का स्वामी है, साथ ही साथ वह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और एकादश में से भी कोई एक राशि पाएगा, तब वो मारक होगा। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, सूर्य और चंद्रमा हमेशा द्वादश भाव के स्वामी होके सम हो जाएंगे, यानी न मारक रहेंगे न कारक, जैसे इन्फ्लुएंस में रहेंगे उस प्रकार का रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 मारक, एक तो प्रबल मारक मंगल, उससे भी कम मारक गुरु, फिर उससे कम चंद्रमा, ये 3 हमें मारक मिल गए, 3 कारक मिल गए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब राजयोग कब बनेगा कन्या लगन में। सीधा सा सूत्र है, जो हमारे कारक ग्रह हैं, 3 ग्रह हमें शनि, शुक्र और बुध मिले, जो हमारे कारक ग्रह हैं उनका संबंध बने, उनका संबंध किसी केंद्र के स्वामी के साथ बने या किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ बने। कारक ग्रह में हमें मिल गया एक बुध, एक हमें मिला बुध, एक मिला शुक्र और शनि। तो इनका संबंध किसके साथ बने? शनि का, बुध का संबंध किससे बन जाए? शुक्र से।
और शुक्र का संबंध किससे बन जाए? बुध से, क्योंकि यहाँ पे बुध क्या हुआ? केंद्र हुआ, और शुक्र क्या हुआ? त्रिकोण हुआ। यानी जो हमारे 3 कारक ग्रह हैं वो एक दूसरे से संबंध बना लें, उन भावों के स्वामियों के साथ संबंध बना लें जो केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो बुध और शुक्र की युति से बन जाएगा। युति या संबंध बोलिए, बुध और शुक्र के संबंध से बनेगा, बुध और शनि के संबंध से बनेगा, बुध और शनि के संबंध से बनेगा। शुक्र और शनि के संबंध से राजयोग नहीं बनेगा, ये स्पेशली नोट कर लीजिए। शुक्र और शनि के संबंध से राजयोग नहीं बनेगा, चाहे कन्या लगन हो, वृषभ लगन हो, कोई भी लगन हो, ये दोनों ग्रह युति करके भौतिक जीवन को अच्छा बनाने वाला काम नहीं करेंगे। शुक्र क्या है? भोग है, लग्जरी है, विलासिता है, और शनि वैराग्य है। ये दोनों मित्र तो हैं, लेकिन इन दोनों का साथ होना व्यक्ति को भौतिक रूप से संपन्न करने के बजाय व्यक्ति का भोगों से मन काटता है। जब भी व्यक्ति भोग की तरफ भागता है तो व्यक्ति को दुख मिल जाता है। तो शुक्र और शनि की युति किसी भी लगन में हो तो वो राजयोग देती है, लेकिन वह राजयोग भौतिकवाद के तरफ से हटा के हमें आध्यात्मवाद की तरफ ले जाता है, वह आपको भोग विलास नहीं देगा। तो इस कुंडली में सबसे अच्छा राजयोग कब बना? जब शुक्र और बुध की युति हो रही है तो बहुत अच्छा राजयोग बना। बुध और शनि की युति हो रही है तो अच्छा राजयोग बना। गुरु के साथ में युति होगी तो, अगर बुध की युति गुरु के साथ हो तब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बुध लग्नेश है और गुरु केंद्र का स्वामी है, तो बुध और गुरु की युति से भी राजयोग बन रहा है, बुध और गुरु भी राजयोग देंगे। यानी जब हम शुक्र और शनि को यहाँ इस लगन में, इसकी युति ही ऐसी है, दोनों फ्रेंड तो हैं, एक ग्रुप के हैं, चीन और पाकिस्तान हैं, भारत के विरोध के लिए ये दोनों मित्र तो हैं, उसी प्रकार से ये फ्रेंड तो हैं, एक दूसरे का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सब कुछ, लेकिन इनके एलिमेंट्स मैच नहीं करते हैं, इसलिए इनकी युति अच्छी नहीं है। अगर ये दूसरे प्रकार से संबंध बनाए, एक दूसरे की राशि में होके बनाए, तब ये संबंध अच्छा है, लेकिन एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तब नहीं अच्छा है। एक दूसरे की राशि में होकर के परेशान नहीं करेंगे। इसके बजाय बुध और गुरु का संबंध इस लगन के लिए राजयोगकारी हो जाता है। वहीं मंगल इस कुंडली का प्रबल मारक है। मंगल की महादशा हो और दूसरे चंद्रमा की अंतर्दशा हो, यानी मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो या चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो, तो शारीरिक कष्ट की गुंजाइश अधिक रहती है। वहीं गुरु भी इसी प्रकार की भूमिका में रहता है, लेकिन गुरु उतना अधिक कष्ट नहीं देगा। आगे एक चीज और समझ लीजिए, मैं पुनः रिपीट करता हूं, यहाँ पे अगर मंगल मार्केश है, इस लगन की कुंडली के लिए मंगल हमारा मार्केश हुआ है। अब वह मंगल अगर कुंडली में बहुत ही बिगड़ा होगा, पीड़ित होगा, तो मंगल की दशा बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट दे जाएगी। अब मान लीजिए मंगल 11th हाउस में बैठ गया है, मंगल यहाँ बैठा है, मंगल अब प्रबल मारक है और नीच राशि में हो गया है, और यहाँ पर चंद्रमा 6ठे भाव में, अब चंद्रमा भी पीड़ित है। तो अब जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से देने में सक्षम है। अगर वही मंगल ये 3रे भाव में बैठा हुआ है, अब पीड़ित नहीं है, तो अब मंगल जब आएगा तो शारीरिक तकलीफ आपको, कुछ रोग बीमारी, बुखार 10-5 दिन के लिए दिक्कत देगा, चला जाएगा, फिर आएगा, चला जाएगा। लेकिन जब भी मारक ग्रह पीड़ित हो जाएगा तो आपके जीवन में हर तरफ से उथल पुथल मचाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य सभी लग्नों के लिए स्वयं से विश्लेषण करके जान सकते हैं। इस लगन में बुध का स्टोन परम शुभ होता है। बुध का स्टोन पहन सकते हैं पन्ना। बुध किसी भी भाव में हो, 6ठे हो, 8वें हो, 12वें ही क्यों ना हो, अस्त है तो भी बुध का स्टोन पहन लेना है। अगर अस्त नहीं है 6, 8, 12 में तो ना पहनिए, लेकिन अगर बुध कहीं भी इस कुंडली में अस्त है तो बुध का स्टोन पहनिए। और अगर बुध केंद्र में है, त्रिकोण में है,
और तब अस्त नहीं है तो भी पहन सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्र का स्टोन भी इस लगन के लिए पहना जा सकता है, शुक्र का स्टोन भी पहन सकते हैं। शनि का स्टोन कंडीशनल है कि शनि किस राशि में है, किस भाव में है, तब स्टोन पहनना चाहिए। एक सूत्र मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, अगर शनि कुंभ राशि में बैठा हो, शनि तुला राशि में बैठा हो, या फिर शनि कर्क राशि में बैठा हो, अगर इन 3 राशियों में शनि बैठा हो या शनि मेष राशि में बैठा हो, और याद कर लीजिए 4 राशियां, कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, अगर शनि मेष राशि में हो, कर्क राशि में हो, तुला राशि में हो या कुंभ राशि में हो, तो शनि का स्टोन उस व्यक्ति को बताने के पहले आप उससे एक चीज पूछिए कि आपको सिर और आंखों से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि मेष राशि जो होती है ये हमारे सिर और आंख ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर इन राशियों में शनि किसी की कुंडली में बैठा है तो शनि उसको सिर और आंख की समस्याएं दे सकता है। तो पहले पूछ लीजिए, भले ही जैसे इसी लगन में हमें शनि कारक मिल रहा, हम सोचे लाओ पहना दें, इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे अगर शनि छठे भाव में बैठा हुआ मिल गया, उच्च का है, तो सामने वाले व्यक्ति से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अगर स्टोन पहना देंगे और शनि इन भावों में, इन राशियों में बैठा है कुंडली में किसी के, तो शनि की दृष्टि में इस राशि पर पड़ेगी। यहाँ से बैठा है तो शनि की दृष्टि, यहाँ बैठा है तो तीसरी दृष्टि, कर्क राशि में शनि है तो शनि की 10वीं दृष्टि, और मेष में बैठा है तो दृष्टि छोड़िए, स्वयं ही आसन लगा लिया है। तो सिर और आंखों की समस्या पूछ के तभी शनि का स्टोन बताया जा सकता है। बुध का, शुक्र का पहन सकते हैं इस लगन के लिए। मंगल का स्टोन कभी नहीं पहनना है इस लगन के लिए। चंद्रमा का स्टोन, अगर चंद्रमा बहुत वीक हो और बहुत बुरी जगह ना हो तब ट्राई कर सकते हैं, 6, 8, 12 में ना हो तब पावर देने का काम कर सकते हैं। सूर्य का स्टोन इस कुंडली में कभी भी नहीं पहनना है।